नमस्कार दोस्तों, हमने अर्थमेटिक के नंबर सिस्टम के 4 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये हमारा 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है उस चीज़ को सीखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं उनको उनके बारे में भी बढ़िया से सीखेंगे। इन सब तथ्यों को सीखने के बाद हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ये अप्लाई करके देखेंगे कि वो कितना सटीक उस पर काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम। पार्ट नंबर 3 में आपने डिविजिबिलिटी में यह सीखा था कि डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। आज बेसिकली हम रिमाइंडर पे बात करेंगे। तो आप एक ग्राफ को बढ़िया से एनालिसिस किए होंगे। यहां पर होता है डिवाइजर, यहां होता है डिविडेंड, ये होता है कोसेंट, और यहां नीचे होता है रिमाइंडर। अब देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर को कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब है जिससे आप भाग दे रहे हैं। भाज्य, भाज्य का मतलब है जिसमें भाग दिया जा रहा है। भागफल यानी कि भाग देने के बाद जो इसका रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है भागफल। जब पूरा पूरा वह टर्म नहीं कटता है तो जो शेष बच जाता है उसी को बोलते हैं रिमाइंडर अर्थात शेषफल। अगर हमको डिविडेंड प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस इतना सा ही फंडा है और कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, अब आगे की तरफ हम थोड़ा प्रोसीड करते हैं। आप ये बताइए कि अगर हम कहें कि 4 से हमको 4 में भाग देना है तो रिजल्ट क्या आएगा। आप कहेंगे एक बार जाएगा और यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो रिजल्ट क्या बना, रिमाइंडर 0। अगर हमने कहा कि 4 से आप 5 में भाग दीजिए, इस बार 5 में भाग देना है, यानी कि 5 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो एक बार जाएगा, यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। इस बार रिमाइंडर 1 बच गया। फिर हमने कहा कि इस बार 6 को डिवाइड करिए 4 से, 6 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2। उसके बाद हमने कहा 7 को डिवाइड करिए 4 से, आप एक बार जाएगा 4, रिमाइंडर बच जाएगा 3। इस केस में रिमाइंडर 3 और इस केस में रिमाइंडर 2। अब फिर हमने कहा कि आप 4 से 8 को डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे 2 टाइम्स जाएगा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। इस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 मिला। आप ध्यान से देखिए, एक साइकिल चल रही है, एक साइकिल है। ये साइकिल हमेशा एक टर्म के बाद सर्कुलेट होके फिर उसी तरह से हो जाती है। देखिए अब यहां पर रिमाइंडर 0 आया, यहां पर रिमाइंडर 1 आया। जैसे हमने इस टर्म को 1 बढ़ा दिया तो रिमाइंडर 1 हो गया। यहां पर हमने 2 बढ़ा दिया था, 4 में 2 जोड़ के 6 बनाया था, तो रिमाइंडर 2 आ गया। यहां पर रिमाइंडर 3 और यहां पर रिमाइंडर 0। यहां पर रिमाइंडर 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 परफेक्टली डिविजिबल है 4 से, तो रिमाइंडर आने का कोई चांस नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिवाइजर होता है, रिमाइंडर ऑलवेज उससे लेस देन 1 कम होता है। डिवाइजर
डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब रिमाइंडर, आप ये बताइए कि डिवाइजर है 4, तो रिमाइंडर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप कहेंगे 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये प्रोबेबिलिटी है? जी नहीं, यहां पर ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। जितना है उतना ही रिमाइंडर आएगा। 0 भी तो एक प्रकार का रिमाइंडर ही है। रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी कि वो परफेक्टली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर और कोई आया तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो देखिए अब कैसे आएगा, यहां पर आपका जितने नंबर उतने रिमाइंडर हो सकते हैं। देखिए क्या क्या बनेगा, 0, 1, 2 एंड 3। कितने की प्रोबेबिलिटी बनी? रिमाइंडर 0 आएगा, संभावना है क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 1 यहां पर है, देखिए 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, और 0 तो आया ही है। यानी कि जितना डिवाइजर होगा उतने ही रिमाइंडर बनने की संभावनाएं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारा डिवाइजर 49 है तो रिमाइंडर कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे 49 ही रिमाइंडर बन सकते हैं। यानी कि 0 से लेकर 49 तक रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। तो 0 रिमाइंडर 49 से पहले यानी 48 तक, 0 to 48 कितने रिमाइंडर बने? टोटल संख्या कितनी हो गई? 49। लेकिन 48 से एक कम बनेगा, अर्थात तो 0 का ही टर्म है। चलिए ये चीजें तो आपके समझ में आई होगी। आइए अब कुछ और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। 139 इसको हमको 13 से डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे कि अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड किया तो ये 10 टाइम 13 दहम्मा 130, 9 बच गया है। अब यहां पर हमने एक नंबर ले लिया 162 और फिर 13 से डिवाइड किया, तो 13 एकम 13 बचेगा 3, 32 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 26 4 2 26 4 30 32, यानी कि रिमाइंडर इस बार 6 आया। अब इसी प्रकार कोई भी आप नंबर लीजिएगा तो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वही इसका रिमाइंडर होगा। एक और नंबर लेते हैं 152 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 11 और इसको 11 से परफेक्टली डिविजिबल करें। तो बताइए इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? तो आपने पढ़ा है कि अगर कहीं a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी लिखा जाए तो इसका मतलब a प्लस सी प्लस बी प्लस सी, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, मान लीजिए रिमाइंडर p प्राप्त हुआ और यहां पर q प्राप्त हुआ, तो दोनों मिलके जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर होगा। तो यहां पर देखिए 11 एकम 11, 4 बच गया, 42 हो गया, 11 3 33 और 7 2 9। यहां रिमाइंडर कितना बचा? 9। यहां रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यहां कितना बच जाएगा? आपका 2 और यहां पर रिमाइंडर 0। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 2 11 1 12। क्या अभी ये 11 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे हाँ, एक 12 और जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर आपको कभी भी यह टर्म दे दिया गया, चलिए यदि कोई नंबर आपको दिया गया n, मान लीजिए n, आपसे कहा गया 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 5 मिल रहा है। अगर उसी टर्म को नहीं, यहां पर आप ऐसा रखिए,
12 रख दीजिए। इस समझने के लिए है केवल, n को आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है। अब कहा गया कि अगर आप 6 से इसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर टर्म क्या बनेगा। आप कहेंगे कि ये संख्या बन जाएगी 12k + 6। कैसे बनेगी? तो आप कहेंगे कि 12 से n को डिवाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए k कोसेंट आ गया और रिमाइंडर 6 है, तो 12k + 6 यही नंबर बन जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। फिर अगर इस टर्म को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या, ओ सॉरी 6 नहीं होगा, यहां पर 5 है, ये टर्म 5 है, ये 5। यहां 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यह पहला वाला टर्म तो परफेक्टली डिविजिबल होगा और जो बचा हुआ है वही रिमाइंडर हो जाएगा 5। अच्छा, अब अगर एक बात ये बताइए हमें, इसको हम रिमूव करते हैं। अब ये बताइए कि अगर मैं n को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे इस केस में भी रिमाइंडर 5 ही आएगा, इस केस में आएगा। तो बोलेंगे कि आप कैसे आएगा? तो आप कहेंगे कि कोई भी वैल्यू आप पुट करिए। चलिए 12k + 5 / 6 करिए, k कुछ भी पुट करिए, k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए। अभी नेचुरल नंबर इंटीजर भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के कोई इंटीजर पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और रिमाइंडर आएगा उतना ही। लेकिन जब निगेटिव टर्म में जाएगा तब दिक्कतें हैं। आइए नेचुरल नंबर को हम लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करिए। मान लीजिए आपने 1 पुट कर दिया और 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 17। 17 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। यहां 2 पुट किया, हो गया 24 + 5, 6 से डिवाइड करेंगे 29 / 6, तो 6 दूनी 12, 6 3 6 चौक 24, 5। हर केस में यह 5 ही आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि यह 6 इसका 12 का एक फैक्टर है और 12 पूरा टर्म यानी k का एक फैक्टर 12 है, तो यह पूरा टर्म 6 से परफेक्टली डिविजिबल है। बचेगा 5, तो 5 ही रिमाइंडर बचेगा, इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर बचने का नहीं। अब मामला आता है कि अगर, चलिए अब यहां पर थोड़ा समझते हैं। अगर यहीं पर कहा जाए, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, आपसे कहा जाए कि n को 12 से भाग देते हैं तो 5 बचता है, लेकिन अगर n को 7 से भाग दें तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि देख लीजिए, क्या पता कि एकदम करेक्ट ही हो। तो चलिए यहां टर्म क्या बनेगा? n की वैल्यू आप कहेंगे कि 12k + 5। अब 7 से भाग दीजिए, यहां अगर 1 पुट करते हैं तो 12 5 17 बटे 7, तो 7 दूना 14, यहां रिमाइंडर 3 आ गया। अब देखिए अगर 12 की जगह पर k की जगह पर 2 पुट करते हैं तो 12 दूना 24, 24 5 29, 29 बटे 7, यहां इस बार रिमाइंडर 1 आ गया। फिर आप 3 पुट कर लीजिए, 12 24 बटे 36, 36 4 41, 41, 7 से डिवाइड करिए तो 7 6 42 यानी 7 5 35, रिमाइंडर इस बार 6 आ गया। आपने देखा कि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर बार बार चेंज हो जा रहा है, तो ये तो सर्टेन है नहीं। जब ये सर्टेन नहीं है तो इस प्रकार का क्वेश्चन में यह लिखा जाएगा कि इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कंडीशन आई कि इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है? ये फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा है,
कुछ तो रीजन होगा, तो आइए उस रीजन का पता लगाते हैं। जिस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं n को, यह टर्म इस पहले वाले डिवाइजर का एक फैक्टर होना चाहिए, तभी बात बन सकती है। अगर ये पहले वाले का एक फैक्टर नहीं है तब ये बात नहीं बनेगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पहला वाला जो डिवाइजर है दूसरे वाले डिवाइजर से परफेक्टली डिविजिबल हो, तभी ऐसा केस संभव है, अन्यथा ये केस संभव नहीं है। यहां पर देखो 12 6 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो यहां पर एक केस दोनों संभव है, लेकिन यहां पर ये केस दोनों संभव नहीं है। आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। आइए अब कुछ और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और अभी क्वेश्चनों को लेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। 3 टाइप से और केसेस बनते हैं। क्या क्या केस हैं इनको समझते हैं। n को अगर 13 से डिवाइड किया गया तो 8 मिलता है, और 5n को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा। आप कहेंगे कि यहां जो टर्म बनेगा 13k + 8 बनेगा। आपने कहा कि इस टर्म को आपने n नाम दिया, हाँ n ही दिया था। चलिए अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 5, तो आप कहेंगे कि इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 13 × 5 = 65 बन गया, प्लस 8 × 5 = 40। अरे ये टर्म आ गई 5n। तो आपने देखा कि यहां रिमाइंडर भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहा है, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई रिमाइंडर भी हो रहा है। तो 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा और 13 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 13 × 3 = 39, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। रिमाइंडर यहां पर 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर इस टर्म को हमने क्यों नहीं देखा, बस जस्ट 2 सेकंड पहले तो हमने सीखा था कि यह टर्म 13 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो कोई मतलब है नहीं, बचा हुआ है शेषफल, और शेषफल को 5 गुना बढ़ा के फिर हमने उसको भाग दे दिया 13 से, और ये परफेक्टली डिविजिबल है। आइए एक और दूसरा केस देखते हैं। अगर कहीं कहा जाए कि कोई संख्या जो 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 छोड़ती है, यानी कि रिमाइंडर कितने बचते हैं 7, यदि उन्हीं संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो बताइए कि 11 से डिवाइड करने पर वहां पर कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप कहेंगे कि भैया 11k + 7, यही तो टर्म ही बन रहा है। अब जब स्क्वायर करेंगे आप तो बोथ साइड स्क्वायरिंग होगी, एक साइड तो स्क्वायरिंग होगी नहीं। अगर जब ये भी स्क्वायर होगा तो यानी कि रिमाइंडर भी स्क्वायर होगा। तो यह तो हर हाल में चाहे स्क्वायर करिए, चाहे गुणा करिए, चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, वो परफेक्टली डिविजिबल तो 11 से रहेगा ही। तो इसका तो कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। यहां का मैटर बनता है। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। बात एकदम क्लियर है। आइए एक और केस देखते हैं। यहां कहता है कि n को अगर 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 7 बचता है। n² + 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप कहेंगे कि अभी भैया केस तो हमने ये देखा ही, अगर पूरे टर्म को आप स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी स्क्वायर होगा, तो इसके रिमाइंडर को स्क्वायर कर दीजिए। रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, हो गया। अब क्या किया, 49 में आपने 3 को जोड़ा है, फिर भाई पूरे टर्म में जोड़िएगा 3, तो 49 में भी जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 52। अब 15 से भाग दे दीजिए, 15 × 3 = 45, 5 × 2 = 7, रिमाइंडर आ गया 7। बस इतना सा ही गेम है और कुछ है नहीं। आइए कुछ क्वेश्चनों के आधार पर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को फिल्माते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, फिर ए नंबर x डिवाइडेड बाई ए
divisor, it is seen that the divisor equal to 4 times of quotient and double time of remainder. अब देखिए कोई नंबर है, संख्या x है, किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो विभाजक, विभाजक का मतलब डिवाइजर, यहां डिवाइजर, डिवाइजर भागफल का यानी कोसेंट का 4 गुना है। तो हमने कहा कि भाई कोसेंट 1 रख लें और डिवाइजर 4 रख लें, बात बन गई। डिवाइजर की बात कर रहा है, डिवाइजर कोसेंट का 4 टाइम है, हो गई। चलिए अब क्या कहता है, डिवाइजर रिमाइंडर का 2 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना, तो इसका मतलब ये 2 है, बस काम कंप्लीट है। अब क्या कह रहा है, शेष फल 80 है और 2 की वैल्यू अगर आपको 80 दिया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाई 40 है। जी हाँ, मल्टीप्लाई बाई 40 है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 40 कर दीजिए तो रिजल्ट 40 आ जाएगा। यहां पर जब 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब देखिए 16 इंटू 40, 160 इंटू 40, 16 चौके 64, 6400 और प्लस 80 जोड़ दीजिए 6480। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, 6480, काम कंप्लीट है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है, भागफल का 15 गुना भाजक, यानी कोसेंट का 15 गुना डिवाइजर, 15 टाइम्स डिवाइजर, कोसेंट का 15 टाइम्स डिवाइजर। चलिए अब कह रहा है शेषफल का 3 गुना, यह शेषफल का 3 गुना है, इसका मतलब जो रिमाइंडर है आपका 5 है, 5 का 3 गुना 15 होता है। अब क्या कह रहा है, शेषफल 40 है, यानी कि इस रिमाइंडर की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो आप कह सकते हैं 5 अट्ठे 40, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, तो भैया 8 टाइम्स पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा 120, 120। अब देखिए 12 अट्ठे 96, 960, 960 और प्लस 40 कितना आ गया, 1000। किसकी वैल्यू आई है, ये आपके ये डिविडेंड की वैल्यू आई, भाज्य की वैल्यू, भाज्य कितना आएगा, 1000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना, तो आप कहेंगे 24 टाइम्स कोसेंट का है और इसका 8 गुना, तो 3 अट्ठे 24 होता है, बस हो गया काम। अब क्या करा, भागफल 18 है, भैया यहां पर 18 है, गुणे 18 कर दो, यानी कि एक की वैल्यू 18 है तो 18 कर दो, यहां 18 कर दीजिए, बस बात बन गई। यहां भी 18 कर दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई करिएगा, 18 18 324, 324 इंटू 24, 324 सही। अब देखिए अब क्या करेंगे, प्लस 54, 54। अब यहां पर जोड़ना है कितना, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब मल्टीप्लाई पूरे 24 में ना करके 20 में और 4 में कर लीजिए। 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8460 और इसका करेंगे तो 3 चौक 1200, 1296 अब 54 आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, 9 8 17 और 17, 17 5 22, 1 23 के 3 हाथ लगे 2, 4 2 6 1, 4 2 6 2 8 और 7, 7830, 7830 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको पुट करके लगा सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। जब n को 15 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 123 के बराबर आता है, यानी कि अगर कोई संख्या है
15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 123 आपका भागफल मिलेगा। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 120 है। भागफल और शेषफल यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर के बीच का अंतर 120 है, इसका मतलब यह 3 है। तो 120 तो अंतर हो ही गया, ये 123 ये 3 है। चलिए अब क्या कहता है कि n की वैल्यू बतानी है। n कितना आएगा, तो आप देखें कि 15 से इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस। 5 या 15 और 5 आएगा और ये 3 8। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस 8 है, तो आप इसको आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो 15 इंटू 1 2 3 प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1848। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं। भाजक भाजक का मतलब डिवाइजर। आप यहीं पर टर्म हो बना लीजिए, ए है और इसका 4 गुना है, तो आप a/4 कर दीजिए। ये 4 गुना है ही। अब कह रहा है शेषफल का दुगना है, a/2 दुगना कर हो गया। और डिविडेंड क्या है, b है, भाज b है। बस बन जाएगी बात। इसका मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a/4 प्लस a/2 इज इक्वल टू b, यही तो है। तो आप कहेंगे a²/4 प्लस a/2 इज इक्वल टू b। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a/4 इज इक्वल टू b। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप a को कॉमन ले लीजिए, तो a इंटू a प्लस 2/b कर दीजिए, b को पक्षांतर कर दीजिए इधर, इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, इसमें केवल अलजेब्रिक टर्म दे दिया है और इसको समीकरण को इस पे बैठा देना है। एक इक्वेशन बनाना है, बैठा देना है, आराम से वो काम कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 2001 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 41 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? तो आइए समझते हैं। अगर हमने कहा कि स्मॉलेस्ट नंबर हमने x को माना और ग्रेटेस्ट नंबर (2001 + x). भाई अंतर न दिया है तो हमने क्या किया कि उसमें 2001 को जोड़ दिया। बस ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। अब क्या कहा कि भाग दिया है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, और रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ है आपका? भागफल 9, यानी कि जो कोसेंट प्राप्त हुआ है वो 9 प्राप्त हुआ है, रिमाइंडर 41। बस अब इसमें करना ही क्या है, बैठा देते हैं इसको। देखिए 9x प्लस 41 इज इक्वल टू 2001 प्लस x। देखिए ये पक्षांतर इधर आ जाएगा, ये शिफ्टिंग उधर होगा, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 0691। 8 से जब काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 दूना 16, 3 बचा 36, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 245।
अब 245 बिगेस्ट नंबर के सम का योग, यानी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो आप कहेंगे 2000 में 245 जोड़ेंगे, 2001 में 245, तो कितना बन जाएगा 2246। अब इनका डीएस क्या होगा, आप कहेंगे अंकों का योग कर लीजिए, 6 4 10, 2 12, 2 14। इनका डीएस कितना बना, डिजिटल सम 14। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस बेहतरीन क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो भागफल यानी कोसेंट 7 प्राप्त होता है और रिमाइंडर 50। तो आप कहेंगे कि जब कोसेंट 7 प्राप्त होता है वह टर्म है 7x प्लस 50 इज इक्वल टू, अंतर कितना है 1280 का, और बड़ी संख्या यही है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको पक्षांतर करिएगा तो 6x हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे 1230 हो जाएगा, 6 दूना 12, 0 6 पंजे 30, x की वैल्यू आ गई। चलिए अब क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो इसमें ऐड कर दीजिए 1280 प्लस 205, तो 5841, 1485 है कहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें करना ही क्या था, बस केवल सिस्टम को आप बैठाते रहिए। चलिए एक और संख्या लेते हैं। किसी भी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। अब सबसे पहले आपको एक चीज ये देखना है कि क्या 18 से यह नंबर परफेक्टली डिविजिबल है, जैसे आपने टर्म में फर्स्ट में पढ़ा था। इस स्लाइड में देखिए, इस केस को देखेंगे, इस केस को फॉलो करेंगे। अगर इससे यह n परफेक्टली डिविजिबल है तो जो दूसरा टर्म दिया जाएगा डिवाइजर, उससे यह डिवाइजर, पहला वाला डिवाइजर परफेक्टली डिविजिबल है तो यह केस बनेगा, नहीं तो अन्यथा यह केस बन जाएगा जिसमें हम पता नहीं लगा सकते। अब आइए चलिए अब देखते हैं 18 से, 18 कम 18, 18 दूना 36, यानी बचेगा 16, 162, और 18 9 162, बस बन गई, यानी परफेक्टली डिविजिबल है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है तो शेषफल कितना आया 46 को 18 से डिवाइड कर देना है। 18 दूना 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 36 10 46 10। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मार्क करिए, आगे बढ़िए। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 29 कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63 इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाई 29, तो कह रहा है द रिमेनिंग विल बी, क्या रिमेनिंग बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं 29 को देखते हैं, चेक करते हैं कि ये परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो यहां पर 30 3 90, हाँ ठीक है, फिर 39 बचेगा, ये परफेक्टली डिविजिबल है। अब क्या करते हैं 63 को काटते हैं, तो 29 दूना 58 5 बच जाएगा, रिमाइंडर 63 डिवाइडेड बाई 29, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 30 दूना 60, 2 कम कर दीजिए 58, और 3 इसमें का 5 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जो 1003 से विभाजित करने पर शेषफल 209 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 59 से चेक करेंगे कि यह संख्या परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो 59 1 59 बचेगा 41, 413 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 5 7 35, 350 और 9 7 63, हाँ 17 बार में ये परफेक्टली डिविजिबल है। अब देखिए
अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है 17 बार में, तो फिर अगला काम आपका बनता है 59 से 209 में भाग दे दीजिए। वो केस कैसा बनेगा, 1003 के प्लस 2009 डिवाइडेड बाई 59। बस यह तो डिवाइड हो रही है, के की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए तो ये 17 बार में डिवाइड हो रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर क्या 0 है। यहां पर देखेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कि 180, और बचेगा कितना 29, 29 3 32, 32, यानी रिमाइंडर इसका आ जाएगा 32 है कहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप 59 से जब इसको काटेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 32। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे वह नंबर जो बनेगा, वो नंबर जो क्रिएट होगा वो 5k + 2, क्योंकि ये n की वैल्यू है। अब क्या कहा कि 7n को इनका 7 टाइम करेंगे तो यह भी 7 टाइम करेंगे, तो ये हो जाएगा 35k + 14/5। यह तो परफेक्टली डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बचा 0। इसको देखें तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले लॉजिकल समझते हैं इसको। कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 442 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 49, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 39। अगर हम किसी संख्या को 442 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 49 प्राप्त होता है। तो वह संख्या पहले निकाल लेंगे। मान लीजिए वो संख्या n है, 442k + 49, यानी कि n की वैल्यू हमें मिल गई। इस नंबर को अगर 39 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा। अब यही चीज पूछा है। तो सबसे पहला हमारा काम कि इस टर्म को देखते हैं कि यह परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं है। अगर यह रिमाइंडर 0 छोड़ेगा तो अगले वाले में फिक्स रिमाइंडर आएगा। अगर यह रिमाइंडर अलग अलग छोड़ेगा तो इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, पता नहीं लगाया जा सकता, जैसे आपने एग्जांपल में देखा था। आइए पहले इसको देखते हैं। 442 को जब हम 39 से डिवाइड करते हैं तो 39 5 आ जाएगा 2, और फिर एक बार 39 13। तो आपने देखा 39 से जब हमने इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना छोड़ा आपने इसमें 13। अगर 13 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो अगर मैं यहां पर फिर बढ़ाऊंगा, 2 कर दुगना कर दूंगा, यानी k की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या होगा। आप कहेंगे ये हो जाएगा 488। अब मैं 39 से अगर डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम जाएगा, तो 40 दूना 80, यानी 78, 4 और 3 त्रिक 9, नहीं 4 दूना 8, 2 टाइम जाएगा 78, ये हो जाएगा 14, 8 6 14, और यहां हो जाएगा 9 2 26। अब की बार रिमाइंडर कितना छोड़ा 26 छोड़ा है। पिछली बार रिमाइंडर कितना छोड़ा था 13 छोड़ा था। आप ये बताइए हर बार ये अलग अलग रिमाइंडर लीप कर रहा है तो क्या ये फिक्स रिमाइंडर मिलेगा। आप कहेंगे कभी नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता है। अगर यहां पर रिमाइंडर 0 ये छोड़ता है तभी यहां का रिमाइंडर फिक्स हो सकता है, अन्यथा इस टर्म में जितनी वैल्यू आप पुट करेंगे k की उतने ही रिमाइंडर अलग अलग और लीप करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दिए गए पूर्णांक को a और b
को 8 से विभाजित करते हैं तो 5 और 7 रिमाइंडर मिलता है। ए बी को 8 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? आप कहेंगे कि ए की वैल्यू 8k प्लस 5, बी की वैल्यू 8p प्लस 7। अब ये बताइए, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका दोनों का मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो जाहिर सी बात है यह टर्म तो दोनों हमेशा 8 से परफेक्टली डिविजिबल रहेगा। क्यों ऐसा होगा? यह इसलिए होगा कि इसका एक फैक्टर 8 है, तो कोई भी आप नंबर पुट करेंगे तो 8 से वो परफेक्टली डिविजिबल होगा ही होगा। अब बात आई इनकी दोनों की, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 पच्चे 35, 35 और इसको 8 से काटेंगे। अब देखिए 8 चौक 32 और रिमाइंडर कितना बच गया? 3। 32 3 35, रिमाइंडर 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना था, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको 8 से भाग दे देना था और रिमाइंडर आपको मिल जाता 3, बस। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 27 मिलता है। इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे कि संख्या 129 के प्लस 27 है और इसको हमको 89 से डिवाइड करना है। तो देखिए, सॉरी 89 से नहीं, 86 से डिवाइड करना है। अगर यह परफेक्टली डिविजिबल है तब तो होगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, नहीं डिविजिबल है तो नहीं आएगा। चलिए, लेकिन अब यहां पर कहा गया है इसके 4 गुने को डिवाइड करना है 86 से। तो 4 गुना अगर हम इसको कर देंगे 4 टाइम, तो देखिए 9 चौक 36 के 6, 3 12 चौक 48, 2 50 1 51। अब इसको देखते हैं 86 से डिवाइड करके, तो 8 6 48, 6 बार करें, हाँ 6 चौक 36 के 6 हाथ लगे 3 और आपका 6 ठे 48, 48 2 50 1 51, 51 परफेक्टली डिविजिबल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह टर्म तो परफेक्टली 86 से डिविजिबल होगा। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 27 इंटू 4 और 86 से हम इसमें भाग देंगे। 20 चौक 80 और 7 चौक 28, 108, 108। 108 में जब 86 से आप भाग देंगे तो बचेगा 14, 14 26 22, 22, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 22। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमको यह चेक करना है कि पहले वाला ये जो डिवाइजर है ये परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो एग्जैक्ट रिमाइंडर आएगा, नहीं है तो एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं आएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कुछ नहीं, ऐसा है 3k प्लस 2 यही नंबर है। अगर इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत है? आप 5 जोड़ दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा? 3 से भाग देंगे तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है, तो 5 2 7 हो जाएगा। 3 से करिए, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें बहुत महाभारत नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट आप समझिए, इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो बात एकदम क्लियर है। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, यदि किसी नंबर के वर्ग को, नंबर को मान लीजिए 14 से डिवाइड कर रहे हैं, 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 14, सॉरी 9 बच रहा है, ये 9 बच रहा है। अब उसी टर्म को
उसी इसको इसके वर्ग को, यानी कि ये संख्या क्या बनेगी 14 के प्लस 9 इज इक्वल टू n। इसके वर्ग को यानी इसको आप 14 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि ये इसका वर्ग करिए या क्यूब करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि इसका एक फैक्टर 14 है तो इसलिए ये परफेक्टली डिविजिबल है। बचेगा 9, तो 9 का वर्ग कर दीजिए 81 और 14 से भाग दीजिए, 14 दूना 14 25 70, कितना बच गया 11, रिमाइंडर 11। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, अगर इस तरह से है तो बस रिमाइंडर को चेक करना है कि रिमाइंडर का भी स्क्वायर करके और डिवाइड कर देना है, जो भी आता है वो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। इस संख्या के वर्ग के 3 गुने, तो भैया ऐसा है कि इसके वर्ग का 3 गुना जब आप कर रहे हैं, इस संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो जाहिर सी बात है इसके रिमाइंडर के वर्ग का भी 3 गुना करेंगे, जाहिर सी बात करेंगे। हाँ, तो अगर 13 के वर्ग का 3 गुना आप करते हैं और कह रहा है कि 21 से डिविजिबल है 21 से, बस बात बन जाएगी। देखिए तो कितना 169 इंटू 3 21, तो 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 2 7 चौक 28, 1 रिमाइंडर 1। लेकिन रिमाइंडर 1 नहीं आएगा क्योंकि 3 से हमने एक बार इसको काट दिया था, इसलिए 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है जब एक किसी धन पूर्णांक को, पॉजिटिव इंटीजर को d से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 15 छोड़ता है। उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताना है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं। नंबर हमने माना n, नंबर क्या बनेगा d के प्लस 15। आप कहेंगे हाँ यह नंबर बनेगा। अब कहा इस नंबर के 10 गुने, अब इसका अगर 10 गुना आप करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर d से डिवाइड करेंगे तो ये तो परफेक्टली कट जाएगा पहला वाला टर्म, चाहे 10 गुना करिए, चाहे 20 गुना करिए, चाहे 50 गुना करिए। मैटर आता है रिमाइंडर का, रिमाइंडर भी 10 गुना बनेगा तो ये कितना बन जाएगा 150, 150। अब 150 में आपने कहा कि 6 इस बार छोड़ रहा है, तो आप बताइए कि अगर 6 छोड़ेगा तो 144 होगा, 1 और 1 6, यानी कि वह टर्म 144 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, या 144 हो सकता है। लेकिन पहला वाला नंबर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि अगर वो रिमाइंडर 15 छोड़ रहा है, इसका मतलब वह 15 से बड़ी संख्या है, 15 से ग्रेटर देन है। अच्छा, अब कह रहा है कि 144, यहां पर रिमाइंडर 6 छोड़ रहा है और 144 यानी परफेक्टली उससे डिविजिबल है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बन सकती है 144 ही बन सकती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं बन सकती है, इससे छोटी वैल्यू बन सकती है। तो आप ये बताइए कि 144 से छोटी बनेगी और इसी के फैक्टर में होनी चाहिए, या तो 144 हो या इसके फैक्टर में हो। तो आप ये बताएं कि 144 के कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े ऐसे बनेंगे, कितने नंबर्स होंगे पॉसिबल नंबर जो यहां पर पुट करने पर इस टर्म को सेटिस्फाई करेंगे। तो कहेंगे सबसे पहला नंबर तो 15 से बड़ा होना चाहिए, तो आप कहेंगे 16 सबसे मिनिमम नंबर है। अगर 16 से आप करें तो 16 9 144, बात बन गई। और हमको पूछा क्या है, डी की वैल्यू पूछा है, डी का मिनिमम वैल्यू, तो आप बताइए डी की मिनिमम वैल्यू 16। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, लॉजिकल, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से परफेक्टली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आएगा? तो आप कहेंगे कि n 7k प्लस 2 ये नंबर है, यही। अब कहा कि इसको डिवाइड करना है, तो 7 से अगर फिर डिवाइड करिएगा, फिर रिमाइंडर छोड़ेगा ये 2 ही। आप क्या करिए कि n में 5 ऐड कर दीजिए। कितने की कमी है? 5 की। अगर 5 ऐड करेंगे तो 7k प्लस 2 प्लस 5 कर दीजिए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका 7k प्लस 7। अब 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। बात बन गई। तो यह संख्या कौन बनेगी आपकी? बी, n प्लस 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर 21 और 28 रिमाइंडर छोड़ती हैं। एक ही नंबर है, दो संख्याएं हैं, सॉरी, दो अलग अलग संख्याएं हैं। जब 33 से विभाजित करते हैं तो 21 छोड़ती है, और फिर दूसरी संख्या को 33 से करते हैं तो 28 छोड़ती है। यदि उन संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे कि भाई पहला टर्म तो हमको मिला 33k प्लस 21, 33p प्लस 28। आप ये बताइए, फिर 33 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले वाला टर्म तो परफेक्टली डिविजिबल है, क्योंकि 33 इज ए फैक्टर ऑफ दिस टर्म। तो आप कहेंगे एकदम करेक्ट है। अब मसला आता है कि बाद वाला, तो 21 प्लस 28 को ऐड करेंगे तो 949 हो गया। अब 49 को अगर 33 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, 7 9 7 16, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो शेषफल क्या आ जाएगा आपका 16। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। p एक प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ी है। p स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? तो ये तो रेंडमली थ्योरम है कि रेंडमली कोई भी नंबर आप पुट करिए, रिजल्ट वही आएगा, उतना ही एग्जैक्ट आएगी। आप कहेंगे 3 से बड़ी होनी चाहिए तो 5 ले लेते हैं। 5 25, 25 प्लस 19 4, और 2 1 3 1 4, 44 हो गया। 12 से भाग देंगे, 12 24 बार 36, 36 4 40, 8 बच जाएगा। अगर हमने कहा कि 5 की जगह पे हम 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 49, 49 प्लस 19, 9 9 18, 4 1 5 1 6 68, 12 करेंगे 12 पंजे 60, रिमाइंडर 8। तो आप देखेंगे कि हर एक केस में रिमाइंडर इक्वल आएगा, कोई भी केस हो। ये है थ्योरम, यानी कि ये सिद्धांत हमेशा लागू होगा, ये सिद्धांतिक है। तो यहां पर कोई भी टर्म आप पुट करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं तो अपने आप आराम से एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 17 24 और 27 आता है। जब उसी संख्या को यानी कि 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से डिवाइड किया जाए, यानी सेम नंबर से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा इसको बताना है। आप ये बताइए, नंबर को यहां पर पहले वाले नंबर को 4 टाइम बढ़ाया है, यानी कि x को 4 गुना किया है, तो इसके रिमाइंडर को भी 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 17 को भी 4 गुना करना पड़ेगा। y को 2 गुना किया है तो y के रिमाइंडर को भी 2 गुना करना पड़ेगा। z को 3 गुना किया है तो z के रिमाइंडर को भी 3 गुना करना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ एग्जैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो अभी हमने सीखा ही है। तो आइए बस इसी रिमाइंडर को ही कैलकुलेट करते हैं। तो 4 गुना बढ़ाएंगे, 4 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 27, यहां देखिए हो जाएगा 68 माइनस 48 प्लस 81। अब इसको डिवाइड करेंगे 31 से, 31 2 जा 62, 6 रिमाइंडर आ जाएगा।
यहां पर आप देखिए 17 रिमाइंडर आएगा, और यहां पर ये 62, ये 81 में से 62 जाएगा तो आ जाएगा वो 19। अब देखिए -17 माइनस प्लस 19, यहां से 2 बच जाएगा और जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि रिमाइंडर आपका बच गया 8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। कुल मामला इन्हीं पर टिका हुआ है, बस उसी को कैलकुलेट करिए, एकदम पॉइंट क्लियर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। सेम ऐसे ही, जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से विभक्त किया जाता है तो 9, 7 और 10 रिमाइंडर लीव करता है, वो छोड़ता है। a + 2b + 5c को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। जस्ट हमने पढ़ा, रिमाइंडर को ही उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं जिस हिसाब से यहां पर वैल्यू दी गई है। अब देखिए रिमाइंडर 9 प्लस b के साथ में रिमाइंडर से 7 छोड़ा था, इसका दुगना करेंगे 14 प्लस 10 का 50 टाइम 5 टाइम 50 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है 13 से, यहां रिमाइंडर 1 बचेगा तो 13 × 39, 39 × 40 = 11, यहां 11 बचेगा तो 11 20 × 21 हो जाएगा 21, और 13 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 8। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, तो रिमाइंडर आएगा 8। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 8 बचता है, d का मान ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे जैसे ये टर्म कह रहा है उसी तरह से वैल्यू पुट करते चलिए। चलिए n एक नंबर है और d 2 अंकों की संख्या से विभाजित किया गया, तो आप कहेंगे d के प्लस 68, n की वैल्यू आ गई। आप ये बताइए अगर 68 वो रिमाइंडर लीव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह टर्म, वह नंबर यानी कि d 68 से बड़ा है, तो d की वैल्यू बतानी है, पहले सबसे पहले निकालना। तो आप कहेंगे 68 से यह ग्रेटर है, d की वैल्यू 68 से ग्रेटर है। अब आइए दूसरा देखते हैं, अगर इसके 5 गुने को d से विभाजित किया जाए तो आप बताइए इसका अगर 5 गुना कर देंगे फिर भी ये टर्म तो d से कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि d इसका एक फैक्टर है। तो आप कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, मामला इस पे टिका हुआ है, इसी को करिए। 68 को 5 टाइम बढ़ा लीजिए, तो अगर 68 को 5 टाइम करेंगे तो 8 पंजे 40, 6 चौक 24, तो नहीं 5 छक 30, 340, 340 हो गया, 5 छक 30 और 5 अट्ठे 40, 340। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि लीव अब 8 छोड़ता है, यानी कि रिमाइंडर अब 8 छोड़ता है। इसका मतलब ये 332 और ये 8 340, इस बार रिमाइंडर 8 छोड़ा है। तो आप ये बताइए कि क्या वह संख्या 332 हम मान सकते हैं? तब कहें हाँ एग्जैक्टली मान सकते हैं भाई 332। क्यों ऐसा है? क्योंकि 332 परफेक्टली डिविजिबल होगी और उसके बाद रिमाइंडर 8 छोड़ रहा है। अब ये बताइए आप कि 332 कितने डिजिट की नंबर है? आप कहेंगे कि 332 3 डिजिट का नंबर, लेकिन आपको चाहिए क्या? डी का मान चाहिए, वो भी डी क्या है? डी 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट का नंबर है। तो आप कहिए कि 332 के और फैक्टर का हम पता करते हैं। देखिए 332 332 सबसे ग्रेटेस्ट होगी, उससे सबसे लोएस्ट वाले टर्म जितने आएंगे, लेकिन कहां से कहां तक आएंगे अब यह भी बताइए। तो आप कहेंगे कि ये टर्म
68 से लेकर 332 के बीच में आएंगे जितने भी पद होंगे, और ये 332 के फैक्टर भी होने चाहिए। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 एकम 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 83 इंटू 2, ठीक है। एक टर्म हमको मिल गया 83, यह इसका एक फैक्टर है, और जो डी के मान ये डी के मान के बराबर है, यानी कि 2 अंक की संख्या है, और 83 परफेक्टली डिविजिबल, परफेक्टली डिवाइड करेगा 332 को, तो इसका मतलब 2 अंक की संख्या 83 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी आगे के टर्म में आएगा कि कितने टर्म हैं जिसको आप कैलकुलेट करेंगे, कोई संभावना है कि कितने टर्म को वहां हम पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू, संभावित वैल्यू क्या होगी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। जब किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है, यानी कि वह टर्म अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू डी के प्लस 10, यानी कि वो 10 से बड़ी ही संख्या है, 10 से बड़ी है। अच्छा, अब कह रहा है n स्क्वायर को d से भाग दिया जाए, तो d का कोई मतलब है नहीं। अब 10 को स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो शेषफल 4 बचता है, 4 कर दीजिए। अब 4 बचता है तो इसका मतलब 96, वह टर्म 96 है या उससे छोटा है, लेकिन वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो आप कहेंगे 96 से छोटा होना चाहिए, यह है डी की वैल्यू। अब देखेंगे डी की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, 96 से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली वैल्यू 12, 16 भी इसको डिवाइड करेगा, फिर आएगा आपका 24, 36, 48 और 96। ये 6 वैल्यूज हैं जो 96 को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू। डी की कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, डी के संभावित मान 6। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 52 प्राप्त होता है, लेकिन 7n को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है, d के कितने मान संभावित हैं। तो सेम उसी पर बेस्ड है। आप कहेंगे 7 गुना इसको बढ़ा देते हैं, तो 552 इंटू 7, 7 दूना 14, 1 7 पच्चे 35, 1 36। अब देखिए 52 से तो वो ग्रेटर होगी, क्योंकि पहले पहले वो जो नंबर होगा 52 से ग्रेटर होगा, 52 से, क्योंकि पहली बार जब भाग दिया गया डी से तो रिमाइंडर 52 छोड़ा है, इसका मतलब डी की वैल्यू 52 से ग्रेटर है, तभी तो रिमाइंडर 52 छोड़ा है। अब आते हैं कि यहां कह रहा है कि रिमाइंडर इस बार 4 छोड़ रहा है, यानी कि यह होगी 360। इस बार 304 छोड़ रहा है, यानी कि एक नंबर 360 जरूर होगा, यानी कि 360 से छोटा हो सकता है या 360 हो सकता है, 360 से छोटा हो सकता है या 360 हो सकता है। ये डी की वैल्यू आई है। अब डी के कितनी ऐसी संभावित वैल्यू हैं जो इस पर पॉसिबल है। अब देखिए डी की संभावित वैल्यू 52 से अधिक, सबसे पहला नंबर 60, दूसरा नंबर क्या आएगा 72, 60 से भी ये परफेक्टली डिविजिबल है, 72 से भी ये परफेक्टली डिविजिबल है, और 90 से भी परफेक्टली डिविजिबल है। फिर आता है 120, इससे भी डिविजिबल है। फिर आएगा 180, इससे भी परफेक्टली डिविजिबल है। फिर उसके बाद आ जाएगा 360।
तो कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, 6 वैल्यूज। डी की 6 वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डी के कितने संभावित मान हैं? 6 मान है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, और एक केवल भारी भरकम में से दिख रहा है इसमें कोई दम नहीं। चलिए, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर 46 छोड़ता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो 31 छोड़ता है। तो हमने कहा कि एक नंबर कोई है डी के प्लस 46, डी से डिवाइड किया गया और 46 रिमाइंडर छोड़ रहा है। दूसरी एक नंबर है जिसमें डी पी प्लस 31 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग भाजक को विभाजित किया जाता है, यानी कि अगर दोनों संख्याओं का योग करके उसी डिवाइजर से यानी डी से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 19 प्राप्त होता है, तो शेष 19 देता है। तो भाजक क्या है? डी की वैल्यू बतानी है। आप ध्यान दीजिए, अब इनको अगर जोड़ेंगे तो डी देखिए के प्लस पी प्लस 7 4 3 7 77, क्या यह टर्म परफेक्टली डिविजिबल है? आप कहेंगे हाँ एग्जैक्टली यह परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन अब ये बताइए कि यह जब परफेक्टली डी से डिविजिबल है और यहां पर भी कह रहा है इस केस में 19 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 77 में से 19 घटा दीजिए तो 9 8 17 और यहां 6 बच गया, 6 में से गए 5। तो आप ये कह सकते हैं कि 58 प्लस 19 यही तो लिखा गया है और 19 इस बार रिमाइंडर है। तो भाई ये बताइए जब 19 रिमाइंडर है तो 58 क्या है? 58 तो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी कि यही 58 है डी। डी की वैल्यू कितनी है? 58 है, क्योंकि यह डी इसका एक फैक्टर था और यहां पर भी वो इसका एक फैक्टर है। तो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है किससे? 58 से। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 58। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 3 की पावर 15 और 3 की पावर 16, 3 की पावर 17 और 3 की पावर 18 इज डिविजिबल बाई, किससे ये डिविजिबल है? तो आपने देखा कि अगर यहां पर पावर लगाई है तो यहां से कुछ पावर को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 15, 3 की पावर 15 को हम कॉमन अगर लेंगे तो 3 की पावर 15 बचेगा 1 और दूसरे में बचेगा 3, यहां पर बचेगा 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, यही बच जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 प्लस 3 की पावर 15, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 3 9 3 27। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 30 10 40 40 इंटू 3 की पावर 15, तो ये किससे परफेक्टली डिविजिबल है? तो आप कह सकते हैं कि 14 से भी डिविजिबल है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए 3 की पावर 15 इंटू 40 किससे डिविजिबल है? 40 से। अगर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां अगर यह ना देकर आपसे इस तरह से कुछ दिया हो 10 इंटू 4 और आपको ऑप्शन में 10 दिया हो तो आप कहेंगे परफेक्टली डिविजिबल 10 से भी होगी। क्यों ऐसा है? कि वो इसका फैक्टर है। अगर आपसे बोला जाए कि क्या संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो आप कहेंगे हाँ एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसका एक फैक्टर है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 की पावर 14 इंटू 30 इंटू 4 तो 30 से भी परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि जितने इसमें फैक्टर हैं उतने से ये संख्या परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 40।
क्योंकि इसका एक फैक्टर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले। एक प्राकृत संख्या n है जिसके लिए n टू द 3 टू द पावर 9 प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 15 प्लस 3 टू द पावर n किसी पूर्णांक का एक घन क्यूब है, एक क्यूब है। तो आप बताइए n की वैल्यू क्या है। n एक नेचुरल नंबर है। आप क्या करिए कि 3n को कॉमन ले लीजिए, 3n को सॉरी 3 टू द पावर 9 को कॉमन ले लीजिए। जब 3 टू द पावर 9 को कॉमन लेंगे, अच्छा कॉमन क्यों इस तरह से लिया गया, क्योंकि यहां क्यूब की बात कर रहा है। अगर यहां पर क्यूब की बात कर रहा है तो हम क्यूब को ही कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचता है उसमें कैलकुलेशन करते हैं। फिर जब इसको कॉमन हमने ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा 1, दूसरे टर्म में क्या बचेगा 9 3 12 और यहां पर बच जाएगा 6 3 टू द पावर 6 और यहां बचेगा 3 टू द पावर n माइनस 9। बस यही चीज। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टू द पावर 9 1 प्लस 27 प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 का क्यूब करेंगे तो 729 729 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 9। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 730 और 20 747 74 नहीं ये 30 होगा तो 20 757 57 757 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 9 यह टर्म है। आप ये बताइए कि यह तो क्यूब है ही, इसका कोई काम तो है नहीं। अब ये मामला क्लियर है। 757 यहां पर आया है, अगर इसके साथ कौन सा और टर्म जोड़ दें कि क्यूब बन जाए। 757 आपने देखा तो आप कहेंगे कि 9 का क्यूब क्या है 729 729 9 का क्यूब है और 10 का क्यूब क्या है 1000। कितने की कमी है 757 तो यहां है ही, अब कितने की कमी है तो आप कहेंगे 757 तो हो जाएगा 3 4 2 243। अब 243 आपने देखा तो आप कह सकते हैं कि 3 की पावर 5 अगर लगाएंगे तो 3 की पावर 5 तो ये बन जाएगा 343। तो नेचुरल नंबर को हम क्या पुट करें कि यहां पर 3 की पावर 5 बन जाए, तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर को n को हम 14 पुट कर देते हैं। अगर n को हम 14 पुट करते हैं तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से 757 प्लस 3 टू द पावर 14 माइनस 9 तो 757 प्लस 3 टू द पावर 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3 टू द पावर 9। तो आप बताइए यह भी क्यूब है, यह भी क्यूब है, तो n की वैल्यू हमने क्या पुट किया 14, तो हमको ये रिजल्ट मिला। अब n की वैल्यू ये पूछा है कि नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए प्राकृत संख्या 14, यानी कि 14 अगर हम पुट करेंगे तो रिजल्ट आपका ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने इस सेशन को कंप्लीट किया। आप इसको एक दो बार देख के उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको और अपने कॉपी से सॉल्व करिएगा, तो आपका ये फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रन करेंगे। आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे।